welcome. I'm Tanvi Sinha and welcome to the show Health Diary. There can be no happiness without good health. If you ignore it, the results can be too taxing. और इसीलिए मेरी यह कोशिश है कि मैं हर वीक आपको अपने शो में एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर एक्सपर्ट के जरिए जानकारी दे सकूं। ये ज्यादा बेहतर है कि हम इन बीमारियों और मेडिकल इश्यूज के बारे में पूरी जानकारी रखें ताकि हम खुद को इनसे बचा सके। और हम आज बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक या जिसे फालिस या पैरालिसिस कहते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच जुड़े हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर अमरेंद्र झा। डॉक्टर अमरेंद्र झा ने कोविड के स्पेशली सेकेंड वेव के दौरान टेली कंसल्टेशन के जरिए हजारों पेशेंट्स की जान बचाई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमरेंद्र। नमस्कार डॉक्टर अमरेंद्र, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जहां एक तरफ हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो गई थी, लोगों के मन में कई तरह के भ्रम आ रहे थे, इसके बीच में आपने टेली कंसल्टेशन के जरिए उनको बहुत सारी अहम जानकारियां दी, उनकी मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद और स्वागत है हमारे शो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और पैरालिसिस जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे ये मेडिकल टर्म क्या है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रोक है ये एक तरीके का सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है। सेरेब्रो का मतलब हुआ कि ये आपका ब्रेन से रिलेशन रखता है, वैस्कुलर का मतलब कि ये जो आर्टरी और वेन्स हैं उसका रिलेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों को जिनको कि यदि दिल में कुछ परेशानी है या फिर उनमें जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कुछ परेशानी है, तो ऐसे में वेन्स का में जो खून जो है वो कुछ थक्के जमा हो जाते हैं और वो चाहे दिल के पास से या फिर आपके पैर के जो छोटे छोटे वेन्स है उनके पास से वो खून का बूंद जो है वो सीधे आपके सेरेब्रल आर्टरी में जाता है और उस एरिया को में खून जाना बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो थक्के तो नहीं जा रहे हैं लेकिन वहां का जो ब्लड वेसल्स फट गया तो वो खून जितना उस एरिया को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। तो स्ट्रोक एक काइंड ऑफ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है जो कि कुछ रिस्क फैक्टर्स जो अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा वो यदि रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे लोगों में आता है। जी बिल्कुल डॉक्टर अमरेंद्र, अभी आपने जिस तरीके से बताया कि जो खून के थक्के जमा हो जाते हैं उसके कारण ये स्ट्रोक होता है, तो डेफिनेटली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होता है, मतलब कुछ समय लगता होगा और तब ये कंडीशन तक लोग पहुंचते होंगे। अचानक से तो ये होता नहीं है। तो हम आपसे यहीं पे समझना चाहेंगे इसके क्या कारण होते हैं। और आप जैसे बता रहे थे कि अगर किसी इंडिविजुअल का हिस्ट्री अगर हम कहें, हिस्ट्री की बात करें, तो उसके मेडिकल हिस्ट्री में क्या कॉम्प्लिकेशंस के कारण ब्रेन स्ट्रोक तक वो पहुंच सकते हैं? देखिए, ये जो लोग हैं जिनको स्ट्रोक आता है उनमें हमेशा रिस्क फैक्टर, चाहे उनके दिल की जो धड़कनें हैं वो सही से नहीं काम कर रही होती हैं। यदि दिल की धड़कनें सही से काम नहीं करेंगी तो जो दिल को पंप करने का मैकेनिज्म है वो भी फड़फड़ा के काम करेगा। तो ऐसे में जो ब्लड का जो आर्टरी से जो हमारे शरीर के हर एरिया में जाता है उस तरीके से ब्लड जा नहीं पाएगा। तो ऐसे टाइम में भी वो जो बुलबुले होते हैं वो सीधे दिमाग में जा सकते हैं। एक कारण ये हुआ। दूसरा, स्मोकिंग। यदि किसी इंसान स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे खून जो थक्का बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो स्मोकर्स में भी ये सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस अधिक होते हैं। साथ में डायबिटिक पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडीज या वो लोग जो काफी समय तक बेड रिडन है, यदि बहुत समय तक बेड रिडन है तो ऐसे में भी जो हमारे खून के जो थक्के हैं वो जमा होते हैं और वो सीधे जाके दिमाग को यदि वो पहुंच गए तो हमें इस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में पहला स्मोकिंग, हार्ट की कोई दिक्कत, हार्ट के जो पंप करने की जो क्षमता है उसमें दिक्कत, या कोई पेशेंट बेड रिडन है, या फिर वो कंडीशन जिसमें कि खून के थक्के जमा करने की होने की संभावना, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में और जैसे कि स्मोकर्स में। और भी बहुत सारे कंडीशन है लेकिन वो कंडीशन उतने कॉमन नहीं है। जी, क्या ब्रेन स्ट्रोक होने का सबसे ज्यादा एक कंडीशन हम कह सकते हैं उम्र के साथ ही आता है या किसी भी एज ग्रुप को ये अफेक्ट कर सकता है? नहीं, ये अफेक्ट तो किसी भी एज ग्रुप को कर सकता है लेकिन ये मोस्टली 55 ईयर्स के अबव ही आता है, क्योंकि उसी समय में हमें दिल की भी शिकायत होती है, उसी समय भी हमारा
जो एक्टिविटीज है वो काफी कम हो चुका होता है। जब हम थोड़े 30s या 20s में होते हैं तो हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें हमारा बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं, लेकिन जब हम 40 या 45 के अबव जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो मोस्टली ये 55 के अबव ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यंग को नहीं आ सकता। जी, जी, हम इसके आपसे साइंस और सिम्पटम्स समझना चाहेंगे, किस तरीके से हम जाने कि किसी सामने वाले पर्सन को पैरालिसिस अटैक हुआ है? देखिए, ये होता तो धीरे से है, धीरे धीरे इसका हुँ, हुँ। प्रोसेस होता है, लेकिन इसके साइन और सिम्टम्स इमीडिएटली आते हैं, क्योंकि वो जो खून का थक्का है वो एकदम से दिमाग में जाता है और उसी समय से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जी, सबसे जो कॉमन सिम्टम्स पे पहले बात करता हूँ कि जब एक बार हमारे उस एरिया में वो खून जाना बंद हो गया तो हमारे पास ये मोटर एरिया है, मतलब मेरा इस एरिया यदि जगह खून जाना बंद हो गया तो हमारे अपोजिट साइड में का जो एरिया है, मतलब हाथ पैर ये छाती, ये जी, ये सारे जो है मोटर्स, इस मोटर सिस्टम से यदि लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो मेरे राइट का जो एरिया है उस मोटर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो मुझे इमीडिएट में महसूस होगा कि मैं हाथ से उतने काम नहीं कर सकता हूँ, मैं सांस जितनी तेजी से इस भाग से ले सकता था उतना नहीं ले सकता हूँ, मैं पैर से उतने पावर में काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आता है कि वीकनेस आती है ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी, ये हुँ, फर्स्ट हुँ। सिम्टम है। दूसरा क्या होता है कि उसके बाद आता है स्लर्ड स्पीच, क्योंकि ये जो फेशियल नर्व है, ये जो एरिया है मोटरे, इसी जगह पे हमारा फेशियल नर्व पास भी हो रहा होता है। हुँ, तो हुँ। फेशियल नर्व जैसे इफेक्ट होता है वैसे हम देखेंगे यदि इस तरह का इफेक्ट हुआ है तो यहाँ हमारे ड्रूपिंग, जो हमने सुना है कि लोग डाउन हो जाता है और उन्हें फिर बोलने में दिक्कत आने लगती है। तो जी। ये जो ड्रूपिंग ऑफ लोअर लिप है, ये दूसरा सिम्टम्स हुआ। हुँ, हुँ। तीसरा, वो आदमी आपसे सही तरीके से सबसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से जो बोलने की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो भी यहाँ से होता है। तो तो वो जो भी शब्द बोलेंगे वो आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। तो जी, ये तीन सिम्टम्स जो है, ये तीन सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं। उसके बाद और भी कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकता है कि यदि कभी आपकी किस्मत और खराब रही तो यदि और एरिया इफेक्ट हो गया तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और यदि कुछ दिन तक ये दिक्कत को अच्छे से हमने ट्रीट नहीं किया तो वो हमें सांस की दिक्कत भी दे सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो तीन सिम्टम्स हैं, लेकिन बाकी और जी। सिम्टम्स भी होते हैं इसमें। जी, डॉक्टर अमरेंद्र, अभी आपने जो सिम्पटम्स बताए, इसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल है जो मुझे खुद फ़ील हो रहा है ये सभी चीज़ें, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? या तो अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है जिसको इस तरह के सिम्पटम्स मुझे दिखने लगे, तो फर्स्ट मतलब उस समय क्या हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? देखिए, एक तो क्या होता है कि यदि आपके सामने ऐसा हो रहा है, हुँ, तो आपके पास गोल्डन आवर्स अराउंड 3 टू 4 आवर्स होते हैं, 3 से 4 घंटे रहते हैं। लेकिन इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोग कभी-कभी बात करते हैं, यदि वो खड़े हैं तो वो गिर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी सेफ्टी देख लीजिए, आप पहले उनको एक जगह पे बिठा दीजिए और जी, उनके अगल-बगल कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे वो चोट पहुँचा सकते हैं अपने आप को, वो चीज़ें दूर कर दीजिए। हुँ, उसके बाद आप और कुछ नहीं कर सकते, इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करिए। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पे जो आपकी जो गोल्डन आवर्स 3-4 घंटे के रहते हैं, ऐसे टाइम में आप जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी बोलते हैं कि वो तुरंत खून पतला करने की जो दवाइयां डाली जाती है, वो जी, यदि शुरू के 3 से 4 घंटे के अराउंड में डाल दी जाए तो मरीज में रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। और यदि ये नहीं किया गया तो उसके बाद रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती और ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो जो थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन है वो यदि इमीडिएटली 3-4 घंटे में लग गए मरीज को तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इमीडिएटली हम उसको चोट लगने से बचा सकते हैं। और दूसरा, हम विद जी। इन 3 to 4 आवर्स से तुरंत हॉस्पिटल रश करना चाहिए। जी, आपने ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस बताई और ये परेशानी बताई, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि खून के थक्के हो जाते हैं, तो क्या हमें अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? या कुछ ऐसी खास चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम अपने रेगुलर हैबिट में रखेंगे, तो हम ब्रेन स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, जनरली ये मैंने बताया कि जिनको भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनमें दिक्कत आती है, तो आपने हुँ, देखा हुँ। होगा कि उनको एंटी प्लेटलेट्स मतलब खून पतला करने की दवाई चल रही जी, होती जी, है। जी। एक तो वो आपको दवाई स्किप नहीं करना है, हुँ, दूसरा कभी भी आपको हमेशा खुद को एम्बुलेटरी रखना है। मतलब ऐसे लोग को देखा गया है कि वो
एक जगह बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी वो 1-2 घंटे बैठे तो उसके बाद फिर उन्हें खड़े होकर थोड़ा सा थोड़ी एक्टिव, खुद को जरूरी नहीं कि फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे खासे कर सकें, लेकिन एम्बुलेट करना जरूरी है। तीसरा, यदि कोई बेड रिडेन पेशेंट है उसको भी आपको एम्बुलेट करना जरूरी है। चौथा, यदि आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। पांचवा, यदि आपके दिल की धड़कनों में कोई दिक्कत है तो आइदर यदि आपको पेसमेकर की जरूरत है तो पेसमेकर लगाइए, या फिर आपको रिदम कंट्रोल करने की दवाइयां आती हैं। यदि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी दिक्कतें हैं तो ऐसे में कुछ दवाइयों का सेवन होता है, वो लगातार आपको लेना पड़ेगा। तो ये 5-6 जो रिस्क फैक्टर्स को यदि आप कंट्रोल करेंगे तो स्ट्रोक से बचें। जी, जी। स्ट्रोक और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हम समझना चाहेंगे। क्या स्ट्रोक होने के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ आ जाती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि यदि इस एरिया को उसने इन्वॉल्व किया तो मेरा इस तरफ का सारा एरिया खराब हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे में यदि वीकनेस है और मैं सांस, यदि मेरा इस तरफ का चेस्ट उतनी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ दिन में यदि मैं ध्यान ना दूं तो मुझे निमोनिया होने के चांसेस या उसके आगे फाइब्रोसिस होने के चांस रहेंगे। यदि इसी एरिया में और लोअर डाउन जाए तो मुझे खाने को पचाने वचाने में भी दिक्कत आ सकती है। यदि जी, और लोअर डाउन जाए तो मेरी बवल और ब्लैडर हैबिट्स है वो कंट्रोल लॉस कर सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो आगे बढ़कर दिक्कतों में आ सकती हैं। तो आपको इसी तरीके से, इसीलिए इसका रिहैबिलिटेशन शुरू होता है, तो इसको स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन होता है। ये जो स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन है ये 2-3 दिन नहीं चलते हैं, ये कम से कम 1-2 साल चलते हैं। मतलब यदि मेरा इस एरिया का हाथ पैर वीक हो गया तो अब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा और उनसे एक्सरसाइज सीखूंगा, जिससे कि जो मेरा मसल्स वीक हो गया है इसको मैं फिर से काम काम करते करते उनका इनका जी, पावर गेन करूं। साथ में यदि मेरे सांस में कोई दिक्कत हो तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट से उनसे पूछूंगा कि वो कौन कौन से चेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं, कौन कौन से इनकेस यदि योगा के एक्सरसाइजेज हैं तो योगा के एक्सरसाइजेज करूंगा, जिससे कि मुझे इस एरिया में फाइब्रोसिस या एटिलेक्टेसिस ना हो। मैं जी, फिर उसके बाद नीचे बवल और ब्लैडर हैबिट में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसके रिगार्डिंग उनसे पूछूंगा और कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए ये सीखूंगा। तो ये जो स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन है ये कम से कम 1-1.5 साल चलती है, और जो इसको अच्छे से फॉलो करते हैं वही रिकवरी स्टेज पे जाते हैं, अदरवाइज नहीं तो इस कंडीशन में प्रोग्नोसिस थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है। जी, जी। क्या कोविड का ये जो हमने काल देखा, पिछले साल से हम देख रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो क्या कोविड पेशेंट जो हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? या क्या उसका कोविड के साथ कोई कोरिलेशन है? हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। हुँ, हुँ। जो कोविड पेशेंट्स में भी दिक्कतें यही आई थी कि इसमें भी जब एक बार बीमार हो जाते थे लोग तो इनमें खून का थक्का जमा करने की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हुँ, ऐसे में स्ट्रोक के जो अकरेंस है वो बढ़ गए। साथ में ये भी दिखा गया कि कुछ लोग जो दिल के मरीज थे वो यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस तरीके से वो डॉक्टर्स को दिखा सकते थे वो नहीं दिखा पा रहे थे। तो जी, ऐसे लोगों को भी मेडिकेशन जब उनका बंद हुआ तो स्ट्रोक आ गए। साथ में घर घर में जो कुछ लोग बेड रिडन थे जिनको कि लोग थोड़े से और एक्टिवली हॉस्पिटल्स या और जगह हेल्प कर पाते थे वो नहीं कर पाए। तो ये 3 कारण हैं जिस वजह से कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड टाइम में ये जो स्ट्रोक के जो अकरेंस है वो काफी बढ़ गए। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमरेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी और हमें बताया कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या उपचार होते हैं। आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और लोगों तक ये बात आगे जाएगी तो इससे लोगों को फायदा भी मिलेगा। जी, धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में जानकारी मिल सके। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी हर वीक ये कोशिश रहेगी कि मैं जब हेल्थ डायरी शो में आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर जानकारी दूँ तो वो किसी एक्सपर्ट के ज़रिए ही हो, ताकि किसी भी तरह का आपके मन में भ्रम ना हो। Thank you so much. Take care. Keep smiling. Stay healthy.